नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख न्यूज पर, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि हमारा जो यूपीएससी और पीसीएस बैच है उस पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये डिस्काउंट सिर्फ सीमित समय के लिए है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं आप सबसे पहली न्यूज पर। तो देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। आप देखते हो कि कई बार ट्रेन में समस्याएं हो जाती हैं, कई बार ट्रेन में आप देखोगे बहुत निम्न वर्ग के लोग जो है ट्रेवल करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेडिकल स्टोर ट्रेन में जो दवाई मिल रही होती है वो बहुत महंगी होती है, तो वो ले नहीं पाते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, जो 61 रेलवे स्टेशन है चुनिंदा, वहां पर जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं जहां पर अच्छी और सस्ती दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी और ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम लिया है। तो भारत के 61 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के स्टॉल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें लोगों को कम कीमत पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या है ये आपके जन औषधि केंद्र। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र मध्यम वर्ग के जो नागरिक हैं इनको जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी एक तरीके की। ठीक है, ये दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही प्रभावी होती हैं और उनका रेट उनसे जस्ट हाफ ही होता है। इसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाना है ताकि उनको बेहतर उपचार मिल सके, क्योंकि दवाइयां इतनी महंगी होती हैं कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं वो दवाई नहीं करवा पा रहे थे। तो इसी को देखते हो यहाँ पर जेनेरिक दवाई बनाई गई और जस्ट हाफ रेट में वो दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। राज्य सरकारें या कोई भी संगठन या प्रतिष्ठान, एनजीओ, ट्रस्ट, निजी अस्पताल, धर्मार्थ संस्था, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, व्यक्ति उद्योग ये नए जन औषधि स्टोर के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो जो भी लोग इसमें औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्ति आवेदकों को डी फार्मा या फिर बी फार्मा होना ही चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए मासिक खरीद का 15% या अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज गाजियाबाद परिषद में आयोजित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती के समारोह में कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, नवरत्न कंपनी होती है, महारत्न कंपनी होती है। ठीक है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसकी स्थापना देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान विकास संस्थानों द्वारा की गई थी, विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकों का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। इसके तहत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक्सेल काउंटर सिस्टम भी उत्पादित किया जा रहा है। बात कर लेते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सीपीएससी में उन्होंने लाभ व नेटवर्क के आधार पर श्रेणियां बांटी हैं। इसमें 3 श्रेणियां हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 आ जाती है। आगे बात कर लेते हैं, महारत्न का दर्जा यदि आपको प्राप्त करना है तो 3 वर्षों का आपका औसत वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ होना चाहिए। विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिक नेटवर्थ आपका होना चाहिए 15,000 करोड़ और 3 वर्षों का विगत आपका औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ से अधिक। तभी आप महारत्न श्रेणी कंपनी का दर्जा पा सकते हैं। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति व अंतरराष्ट्रीय संचालन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर दोनों जगह पर ये कंपनी संचालित होनी चाहिए और सेबी के नियमों के तहत यह कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए शेयर बाजार में। नवरत्न प्राप्त करने के मापदंड ये है कि पहले से वो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा उसे प्राप्त हो और विगत 5 वर्षों में 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत बहुत अच्छी या फिर उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की हो उन्होंने। ठीक, निम्नलिखित 6 प्रदर्शन मापदंड में उन्होंने 60 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। प्रति शेयर कमाई 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ के 25 अंक दिए जाएंगे। उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष जनशक्ति मैन पावर की लागत यहाँ पर 15 अंक दिए जाएंगे। कारोबार पर ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ पर 15 अंक है और नियोजित पूंजी के लिए मूल्यह्रास ब्याज करों से पहले 15 अंक है यहाँ पर और अंतरिक्ष क्षेत्र प्रदर्शन 20 अंक है। ये अंक डिवाइड किए गए हैं टोटल 60। अब जो कंपनी इन क्षेत्र में ये अंक प्राप्त कर लेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। आगे बात करें मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा प्राप्त करने के मानदंड।
यदि यहाँ पर आपको 9 रत्न, ये जो आपको दिया गया है ये 9 रत्न का दिया गया है कि जो भी कंपनी 9 रत्न बनना चाहती है उसमें ये होना चाहिए। अब जो भी कंपनी मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करना चाहती है तो विगत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित हो और 1 वर्ष पूर्व जो 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक का उनको लाभ अर्जित होना चाहिए, तब वो बन पाएगी। और विगत अगर श्रेणी 2 बनना चाहती है, मिनी रत्न श्रेणी 2, तो यहाँ पर विगत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित कर रही हो। आगे बात करेंगे, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को चैफ रॉकेट सौंपे हैं, इसके बारे में। तो हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट को सौंपा गया है। देखिए, ये एक ऐसी तकनीकी शामिल है इस मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑफ जो चैफ रॉकेट है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले उपकरणों से बचने हेतु एक कवच के रूप में कार्य करते हैं। ये दुश्मन की नजर में नहीं आएगा। इस तकनीक को जोधपुर स्थित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया है। मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूर्ड चैफ रॉकेट की विशेषता यह है कि यह विशेष प्रकार के रेशों से संयोजित है। रॉकेट डाले जाने पर अंतरिक्ष में माइक्रोवेव अस्पष्ट बादलों में निर्मित होता है जो आसपास के पर्याय है उसमें फैल जाता है। यह विशिष्ट तकनीकी रॉकेट के चारों ओर एक माइक्रोवेव ढाल बनती है जो इसे रडार की पकड़ से आने की संभावना कम कर देती है। डीआरडीओ की बात करें, गठन 1958 में हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। काम क्या करती है, तो नए जो अनुसंधान है, जो तकनीकी है, उनको विकसित करना है, बनाना है। आगे बात करेंगे, मार्क रूटे नाटो के महासचिव नियुक्त किए गए हैं ये, ठीक है। मार्क रूटो किसके, नाटो के, NATO नाटो, ये है NATO, नाटो के महासचिव बने हैं मार्क रूटो, ठीक। आगे बात करते हैं, ये अक्टूबर 2024 को वर्तमान महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का जो कार्यभार है वो संभालेंगे। नाटो का महासचिव बैठक की अध्यक्षता करता है और संगठन की स्थिरता सुनिश्चित करता है और सदस्य देशों के बीच अक्सर गहन विचार विमर्श का मार्गदर्शन भी करता है। उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के बारे में बात कर ले तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था और इसमें अनुच्छेद 5 के अनुसार सदस्य देशों में किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमलों को समस्त नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। वर्तमान में नाटो में आपके 32 सदस्य हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूस भी था इसमें, ठीक है। यूक्रेन वॉर फिर भी कर रहा था ना। आगे बात कर लेते हैं अफ्रीका स्वाइन फीवर के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में। तो पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में अब तक इस अफ्रीकी स्वाइन जो बुखार है इसके कारण 3,350 सुअर जो है उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक। स्वाइन फीवर के रोग में क्या है कि यह रोग घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली संक्रमण बीमारी है। इसमें रक्तस्रावी वायरल बीमारी भी कहते हैं और यह पहली बार वर्ष 1920 में अफ्रीका में देखी गई थी। लक्षण बुखार, भूख में कमी, आंखों के श्लेष्म झिल्ली में जलन, लाल त्वचा, दस्त और उल्टी, ठीक है। तो अगर ये इंसानों में हो रही है तो उसके ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। यह निम्नलिखित माध्यम से फैलती है, यदि संक्रमित जानवर के संपर्क में आप आ रहे हैं, संक्रमित पशु से प्राप्त भोजन यदि आप कर रहे हैं, जैसे कि आप उस पशु खा रहे हैं, सुअर को खा रहे हो, या फिर दूषित कपड़े या फिर वाहन या फिर उससे सुअर से रिलेटेड कोई भी आप चीजें संपर्क में आ रही हैं या उससे संक्रमित पशु संपर्क में आ रहे हैं तो आपको हो जाएगा। इसमें मृत्यु दर लगभग 95 से 100% निश्चित है। अगर आपको ये होता है तो 95% से 100% आपकी मृत्यु हो ही जाएगी। इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए एकमात्र तरीका जानवरों को मारना होता है। भारत में इसकी पुष्टि सबसे पहले 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में हुई थी। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इसकी दवाई नहीं है। आगे बात कर लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर जेनेवा। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।